अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अजान ऑटोमोटिव। आज इस वीडियो में हम जो सीखने जा रहे हैं वो निहायत ही इम्पोर्टेंट और कंसेप्चुअल टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन भी है। मेरी मुराद है व्हाई वी नीड रिलेज। हम रिले क्यों लगाते हैं किसी सर्किट में? गाड़ी में रिले के फवाइद यानी रिले के बेनिफिट्स क्या होते हैं? आखिर रिले क्या रोल प्ले करती है किसी सर्किट में? मैं समझता हूँ कि इस कंसेप्ट का इल्म हर ऑटो इलेक्ट्रिशियन को जरूर होना चाहिए, चाहे वो बिगिनर है या सीनियर है। बिकॉज देखने में आया है कि इस क्वेश्चन को लेके बहुत सी मिसगाइडेंस दी जाती हैं। सही से बताया नहीं जाता कि रिले का क्या मकसद होता है गाड़ी में और हम रिले क्यों लगाते हैं। आज हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके रिले के बेनिफिट्स और इसका रोल जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स एक बात करता चलूं कि अगर आपको 4 पिन वाली रिले के कनेक्शन आते हैं तो फिर आपको बहुत अच्छी समझ लगने वाली है। एडवाइस है कि आपको 4 पिन वाली रिले के कनेक्शन पता हो। एंड इफ यू डोंट नो द कनेक्शन ऑफ द 4 पिन रिले, नो नीड टू वरी। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके 4 पिन वाली रिले के ऊपर वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। गाड़ी में बहुत से कंपोनेंट्स जैसे हेडलाइट, फैन, फ्यूल पंप, पावर विंडो, स्टार्टर मोटर एंड एसी कंप्रेसर वगैरह, इन्हें ऑपरेट होने के लिए एक स्पेसिफिक मखसूस मिकदार में इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेज चाहिए होते हैं। अगर इन्हें रिक्वायर्ड वोल्टेज या करंट नहीं मिलेगी तो ये कंपोनेंट्स प्रॉपरली ऑपरेट नहीं हो पाएंगे। जैसे फैन को प्रॉपर करंट ना मिले तो फैन की मोटर स्लो चलती है। हेडलाइट बल्ब को पूरी करंट ना मिले तो बल्ब की रोशनी हल्की हो जाती है। इसी तरह सलफ को प्रॉपर करंट ना मिले तो सलफ फ्लाईव्हील को घुमा नहीं पाता। देन इंजन के स्टार्ट होने में प्रॉब्लम आती है, इंजन मुश्किल से स्टार्ट होता है। देखिए, अगर रिले ना हो किसी सर्किट में, अच्छा, इस सेंटेंस को डिस्कस करने से हमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे इस सेंटेंस को लेके। लाइक रिले का रोल, रिले के बेनिफिट्स, इसके एडवांटेजेस, इसको इस्तेमाल ना करने के नुकसानात, डिसएडवांटेजेस, सब कुछ बताएगा ये सेंटेंस। अगर हम इस सेंटेंस पे डिस्कशन करते हैं तो लेट्स सपोज अगर रिले ना हो किसी सर्किट में तो क्या होगा। एग्जाम्पल के तौर पर पहले हम रेडिएटर फैन के सर्किट को लेते हैं। अब ये सर्किट कुछ इस तरह का होता है न्यू मॉडल की व्हीकल्स के अंदर। यू मे ऑलरेडी नाउ कूलेंट हाउसिंग में एक ECT सेंसर लगा होता है, यानी इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। ये सेंसर रिस्पॉन्सिबल होता है रेडिएटर फैन को ऑन ऑफ करने के लिए। ECT सेंसर सिग्नल देता है ECU को, देन ECU नेगेटिव करंट भेजता है रिले के अंदर, देन रिले आउटपुट पॉजिटिव की निकालते हुए रेडिएटर फैन को ऑन करती है। यहाँ पर फैन की मोटर का दूसरा टर्मिनल ग्राउंड होता है। ठीक हो गया। अब बात यह है कि अगर इस सर्किट में रिले ना हो तो ये सर्किट कुछ इस तरह का बन जाएगा। फैन की मोटर के एक टर्मिनल पर इग्निशन स्विच का करंट होगा, यहाँ ECT सेंसर कंप्यूटर को नेगेटिव करंट देगा, देन ECU की आउटपुट करंट यानी नेगेटिव करंट फैन पे जाएगी इसे ऑन करने के लिए। अब रिले का इस्तेमाल नहीं किया गया इस सर्किट में। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे और इसके डिसएडवांटेजेस से बचने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कंपनी को ECT सेंसर एंड ECU की कैपेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। वो इसलिए कि देखें, जब नॉर्मल रिले के साथ ये सेंसर और ECU काम करते हैं तो ये रिले को कम करंट देते हैं। मींस ये करंट इतनी कैपेबल नहीं होती कि फैन को डायरेक्ट रिले के बगैर ऑन कर सके। ये तो फिर रिले के एनर्जाइज्ड मतलब ऑन होने पर फैन को प्रॉपर करंट मिल जाती है। खुद इस सेंसर और ECU में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि ये फैन को रिले के बगैर डायरेक्ट ऑन कर सकें। इसमें बैक करंट वाला मामला आ जाता है। वर्ड पे गौर कीजिएगा, बैक करंट। इस बात को जहन में रखते हुए कि ECT सेंसर एंड ECU की कैपेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा, चलिए हम बैक करंट वाले कंसेप्ट को देख लेते हैं। जैसे किसी भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को ले लें, फॉर एग्जांपल हम हेडलाइट बल्ब के जरिए समझते हैं। अब इस सर्किट में एक रिले लगी होती है, कॉम्बिनेशन स्विच से आती है नेगेटिव करंट रिले के अंदर, यहाँ पॉजिटिव इसे डायरेक्ट मिली होती है और यहाँ भी इसे इनपुट डायरेक्ट पॉजिटिव की ही मिली होती है। इस बल्ब के 2 टर्मिनल्स हैं, एक पर इसे डायरेक्ट नेगेटिव करंट मिला हुआ है और दूसरे टर्मिनल पर पॉजिटिव करंट चाहिए इसे ऑन होने के लिए। और यहाँ पॉजिटिव करंट आती है रिले के टर्मिनल से, कब? जब कॉम्बिनेशन स्विच को ऑन करने पर यहाँ नेगेटिव करंट आती है। ठीक हो गया। अब मकसद मेरा आपको बैक करंट के बारे में आगाही देना है।
अज्यूम दैट के अभी कॉम्बिनेशन स्विच ऑफ है, यहाँ नेगेटिव करंट नहीं आ रही और यहाँ पॉजिटिव की सप्लाई भी नहीं आ रही बिकॉज रिले डी एनर्जाइज्ड है। व्यूअर्स, अगर हम टेस्टर की वायर को पॉजिटिव पे लगा के टेस्टर को इस टर्मिनल पे लगाएं तो हमारा टेस्टर ऑन होगा। वो किस वजह से? बिकॉज यहाँ से टेस्टर को नेगेटिव करंट मिल रही है, मतलब कि इस बल्ब में से नेगेटिव करंट क्रॉस होके आ रही है। फिर सुनिए, नेगेटिव करंट यहाँ से क्रॉस होके आ रही है। टेस्टर की वायर लगी हुई है पॉजिटिव पे और टेस्टर यहाँ ऑन हो रहा है। ये जो बल्ब के अंदर से क्रॉस होके नेगेटिव करंट आ रही है, यही है बेसिकली बैक करंट। इसी तरह हर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के अंदर से बैक करंट निकलती है, जैसे रेडिएटर फैन की मोटर से, एसी कंप्रेसर से, स्टार्टर मोटर से, हॉर्न से, ब्लोअर मोटर से और अदर जितने भी गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं, सब के अंदर से बैक करंट निकलती है। एज इंस्टेंस ये स्टार्टर मोटर का सर्किट है। इस टर्मिनल पर डायरेक्ट नेगेटिव करंट होती है। इस टर्मिनल पर इग्निशन स्विच से पॉजिटिव करंट निकलती है जब हम गाड़ी को सेल्फ लगाते हैं। यहाँ पर इसे डायरेक्ट पॉजिटिव मिली होती है और यहाँ बैक करंट आ रही होती है स्टार्टर मोटर से क्रॉस होके। इसी तरह ये एसी कंप्रेसर की रिले है। इस सर्किट में रिले के इस टर्मिनल पर आ रही होती है इग्निशन स्विच की करंट। इस टर्मिनल पर आती है नेगेटिव करंट जब हम एसी के बटन को ऑन करते हैं। इस टर्मिनल पर मिली होती है डायरेक्ट पॉजिटिव करंट और इस टर्मिनल पर एसी कंप्रेसर से क्रॉस होके आ रही होती है बैक करंट यानी नेगेटिव करंट। अच्छा, जिस टर्मिनल से सप्लाई निकलनी होती है उस टर्मिनल पे आती है बैक करंट। ठीक हो गया। इसी तरह ये है हॉर्न का सर्किट। हॉर्न के रिले के इस टर्मिनल पर डायरेक्ट पॉजिटिव करंट होती है। इस टर्मिनल पर आती है नेगेटिव करंट जब हम हॉर्न पैड को प्रेस करते हैं। इस टर्मिनल पे भी डायरेक्ट पॉजिटिव करंट होती है और यहाँ इस टर्मिनल पर हॉर्न के अंदर से क्रॉस होके बैक करंट आ रही होती है नेगेटिव की। सप्लाई वाला टर्मिनल है तो बैक करंट इसी में आएगी। अच्छा, जब हम टेस्टर की वायर को पॉजिटिव पे लगा के टेस्टर को सप्लाई वाले टर्मिनल पे लगाते हैं तो हमें बैक करंट शो होती है। इस पर हमें ये भी कंफर्म हो जाता है कि हमारी सप्लाई वाली वायर ठीक है। नेक्स्ट ये रेडिएटर फैन का सर्किट है और ये रेडिएटर फैन की रिले है। इस टर्मिनल पे इग्निशन स्विच की करंट होती है। इस टर्मिनल पर ECU से नेगेटिव करंट आती है। इस टर्मिनल पर डायरेक्ट 12 वोल्ट यानी पॉजिटिव करंट होती है और इस टर्मिनल पर बैक करंट मतलब नेगेटिव करंट आ रही होती है रेडिएटर फैन की मोटर से क्रॉस होके। आई थिंक इतनी एग्जांपल्स समझने के लिए काफी हैं। उम्मीद है कि आप बैक करंट वाला कंसेप्ट सीख गए हैं। हम डिस्कस कर रहे थे रेडिएटर फैन के सर्किट को, यानी हमने अज्यूम किया था कि अगर इस सर्किट में रिले ना हो तो क्या होगा। ये हमने देख लिया कि ECT सेंसर एंड ECU की कैपेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इनकी कैपेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। मेरी कोशिश थी कि इससे पहले हमारा बैक करंट वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मैं थोड़ा सा इस सर्किट को रिवाइज कर देता हूँ। कूलेंट हाउसिंग में एक ECT सेंसर लगा होता है। ये सेंसर रिस्पॉन्सिबल होता है रेडिएटर फैन को ऑन और ऑफ करने के लिए। ECT सेंसर सिग्नल देता है ECU को, फिर ECU नेगेटिव करंट भेजता है रिले के अंदर, फिर रिले आउटपुट पॉजिटिव की निकालते हुए रेडिएटर फैन को ऑन करती है। अगर रिले ना हो इस सर्किट में तो क्या होगा? फैन की मोटर के एक टर्मिनल पर इग्निशन स्विच की करंट डायरेक्ट मिली होगी और दूसरे टर्मिनल पर नेगेटिव करंट रिक्वायर्ड होगी फैन को ऑन होने के लिए। ठीक हो गया। ECT सेंसर नेगेटिव करंट देगा ECU को, देन ECU यहाँ फैन को ऑन करने के लिए नेगेटिव करंट देगा। बट रेडिएटर फैन की मोटर से जो पॉजिटिव बैक करंट आ रही होगी, इसे ये नेगेटिव करंट पुश नहीं कर पाएगी क्योंकि ये इसके मुकाबले में कम करंट है। सो इसके नतीजे में या ECU उड़ जाएगा या सेंसर फोत हो जाएगा। तो व्यूवर्स, इसी पर्सपेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए हमें ECT सेंसर एंड ECU की कैपेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये बैक करंट को पुश कर सकें और फैन को डायरेक्ट यानी रिले के बगैर ऑन करने के काबिल हो जाएं। अगर रिले ना हो इस सर्किट में तो क्या होगा? सबसे पहले ECT सेंसर एंड ECU की कैपेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। ये तो हो गया डन। सेकेंडली कंपनी को क्या करना पड़ेगा?
इससे पहले एक और निहायत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीख लें जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हमेशा काम आएगा। इस कंसेप्ट को समझने से पहले आप एक वर्ड है रेजिस्टेंस, इसे समझ लें। इसका लफ्जी मतलब है मुजाहिमत यानी रुकाव। रेजिस्टेंस का वर्ड जब इलेक्ट्रिक करंट में आता है तो इसका मतलब है कि करंट में रुकाव कितना है। जब रेजिस्टेंस यानी रुकाव ज्यादा होगा इसका मतलब करंट रेजिस्ट हो रही है, दूसरे अल्फाज में वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। और इसी तरह जब रेजिस्टेंस कम होगी इसका मतलब कि रुकाव कम है, दूसरे अल्फाज में करंट सही से फ्लो हो रही है, वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहे। व्यूवर्स याद रखिएगा कि अगर किसी वायर के अंदर रेजिस्टेंस का तयन करना हो तो इसके अंदर 4 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1, लेंथ ऑफ वायर। ऑलवेज रिमेंबर, लॉन्गर वायर के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू शॉर्टर वायर। तार की जो लंबाई है उस पर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा लंबी तार होगी उतनी ज्यादा उस तार के अंदर रेजिस्टेंस होगी। देन जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट ठीक से फ्लो नहीं होगा और वोल्टेज भी ड्रॉप होंगे। नंबर 2, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब वायर की मोटाई। मोटी यानी थिक वायर के अंदर रेजिस्टेंस कम होती है एज कंपेयर टू थिन यानी पतली वायर। जितनी ज्यादा मोटी वायर होगी उतनी उसके अंदर रेजिस्टेंस कम होगी बिकॉज ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर फ्लो हो पाएंगे। नंबर 3, मटेरियल ऑफ वायर। वायर के अंदर कॉपर का इस्तेमाल किया गया है, सिल्वर का इस्तेमाल किया गया है या किसी और XYZ मटेरियल का। सो मटेरियल पे भी रेजिस्टेंस इफेक्ट करती है। कॉपर एक हाईली कंडक्टिव मटेरियल है और इसके अंदर रेजिस्टेंस कम होती है एज कंपेयर टू सिल्वर और अदर मटेरियल्स। नंबर 4, टेम्परेचर ऑफ वायर। जब किसी वायर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इसकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाती है। सो रिमेंबर, टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है किसी भी वायर के अंदर। सो वायर इज आल्सो अफेक्टेड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ वायर चेंज्ड। प्यारे व्यूवर्स, रेजिस्टेंस वाला कंसेप्ट भी हमारा क्लियर हो गया। अब वापस आते हैं हम रेडिएटर फैन के सर्किट की तरफ जो कि रिले के बगैर है, यानी रिले ना हो किसी सर्किट में तो क्या होगा। 2 चीजों को तो हमने डिस्कस कर लिया था, यानी ECT सेंसर एंड ECU की कैपेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। वो इसलिए ताकि बैक करंट इफेक्ट ना करे ECU एंड ECT सेंसर पे। तीसरी चीज, वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाना पड़ेगा, यानी वायरिंग को मोटा करना पड़ेगा। वो इसलिए बिकॉज देखिए ये जो रेडिएटर फैन का सर्किट है रिले वाला, इसमें ECT सेंसर, ECU और इसमें इस्तेमाल की गई वायरिंग तो लो एम्पेरेज वाली करंट को डील करते हैं, क्योंकि ये रिले के मुताबिक इसको मद्देनजर रखते हुए डिजाइन किए गए हैं। ECT सेंसर एंड ECU से जब करंट रिले के अंदर आती है तो ये करंट लो होती है और यहाँ वायरिंग भी पतली होती है। ये तो फिर रिले का कमाल होता है कि ये डायरेक्ट बैटरी से इनपुट वाली पॉजिटिव करंट को स्विच कर देती है आगे, यानी कि जो पीछे से करंट आ रही होती है उसका काम खत्म हो जाता है और रिले को जो इनपुट मिली होती है वो करंट जाती है आगे। ये वाली वायर्स मोटी होती हैं अगर इनका मुवाजना किया जाए इन वायर्स के साथ, बिकॉज ये लोड सर्किट की वायर है और इन्होंने हाई इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को डील करना होता है। अक्सर आपने देखा होगा रिले के ग्रिप पर इसकी 2 वायर थिक होती हैं और 2 वायर थिन। ये जो 2 थिन वायर होती हैं ये बेसिकली लो एम्पेरेज वाली वायर होती हैं, मींस दैट के ज्यादा करंट इसके अंदर फ्लो नहीं होता। वायर्स का पतला होना इंडिकेशन है इस बात की कि ये लो एम्पेरेज वाली वायरिंग है। इन वायर्स पर वोल्टेज कम हो तो कोई मसला नहीं, बिकॉज रिले की इनपुट के तहत जब आउटपुट आगे फर्दर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट पे जाएगी तो उस वक्त वोल्टेज इंक्रीज्ड होंगे एज कंपेयर टू जो रिले के इन 2 टर्मिनल्स पर वोल्टेज हैं। ये बातें बहुत गौर से समझने वाली बातें हैं और यही बातें आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बुनियाद हैं। अपनी बुनियाद पक्की कर लें, आगे जो भी समझेंगे चुटकियों में समझ आएगा। जब रिले एनर्जाइज्ड होती है तो इन टर्मिनल्स की ड्यूटी खत्म हो जाती है। अब वोल्टेज डिपेंड करते हैं इन टर्मिनल्स पर। कंट्रोल सर्किट में वोल्टेज हमेशा कम होते हैं, देन लोड सर्किट में वोल्टेज इंक्रीज हो जाते हैं क्योंकि इससे डायरेक्ट बैटरी से पावर मिली हुई होती है। अब बात यह है कि ECT सेंसर से लेकर ECU में, देन ECU से लेकर जो रिले के अंदर वायरिंग है वो पतली है, थिन वायरिंग है, मींस दैट के लो एम्पेरेज वाली वायरिंग है ये। अगर रिले ना हो इस सर्किट में तो क्या होगा? होगा ये कि वोल्टेज ड्रॉप होंगे। वो इसलिए देखिए पीछे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वायरिंग की लंबाई यानी लेंथ ऑफ वायर एंड वायरिंग की मोटाई का बड़ा अहम किरदार होता है वोल्टेज के पूरे होने पर और वोल्टेज के ड्रॉप होने पर।
अब अगर इस सर्किट में रिले का इस्तेमाल ना किया जाए तो होगा ये कि पतली वायरिंग के साथ साथ वायरिंग की लंबाई भी वोल्टेज को मुतासिर करेगी। वोल्टेज फैन की मोटर तक पहुंचते पहुंचते यकीनन ड्रॉप हो जाएंगे और इस तरह फैन की मोटर चलेगी नहीं या स्लो चलेगी। किस वजह से? प्रॉपर वोल्टेज ना मिलने की वजह से। कंपनी को ECT सेंसर एंड ECU की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के साथ साथ वायरिंग के क्रॉस सेक्शनल एरिया को भी बढ़ाना पड़ेगा, यानी वायरिंग को मोटा करना पड़ेगा ताकि प्रॉपर वोल्टेज जो रेडिएटर फैन को रिक्वायर्ड है वो ड्रॉप ना होते हुए फैन की मोटर पर पूरे जाए। रिले को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फायदा, बैक करंट वाला मामला खत्म हो जाता है। कंट्रोल सर्किट एंड लोड सर्किट बिल्कुल 100% महफूज रहेंगे। किसी चीज के डैमेज होने का 0% इम्कान होगा। सेकेंडली, रिले तक की वायरिंग पतली हो कोई मसला नहीं। रिले क्या करेगी? रिले पूरे वोल्टेज देगी फैन की मोटर को क्योंकि बैटरी से इसे पावर मिली होगी। थर्डली, ECT सेंसर एंड ECU लो करंटों पे चलते रहे कोई मसला नहीं। आगे रिले भाई साहब है ना, संभाल लेंगे सब कुछ। ये 3 बहुत बड़े फायदे हो गए रिले को इस्तेमाल करने के। अब रिले को इस्तेमाल ना करने के नुकसानात, बैक करंट डैमेज कर सकती है ECT सेंसर को, ECU को और वायरिंग को। इस नुक्ता नजर को मद्देनजर रखते हुए कंपनी को इस बैक करंट से बचने के लिए ECT सेंसर और ECU की कैपेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट, वायरिंग के क्रॉस सेक्शनल एरिया को भी बढ़ाना पड़ेगा। जरा सोचिए व्यूअर्स, जब रिलेज के बगैर डिफरेंट सर्किट्स की वायरिंग को मोटा किया जाएगा तो बड़े बड़े गुच्छे बन जाएंगे। वायरिंग का ओवरऑल सिस्टम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और ये कंपनी को कॉस्ट भी करेगा। गाइस, जब रिले नहीं थी तो यही तो किया जाता था। बड़े बड़े हाई एम्पेरेज वाले स्विचेस इस्तेमाल किए जाते थे, हाई एम्पेरेज वाली वायरिंग का इस्तेमाल किया जाता था। आजकल की गाड़ियों में तो टेक्नोलॉजी बहुत अपर लेवल पे चली गई है ना। हजारों की तादाद में पतली पतली तारें इधर उधर जा रही होती हैं। रिले को इस्तेमाल ना करना तो तबाही है भाई। ये तो सिर्फ मैंने अभी एक सर्किट को डिस्कस किया है कि अगर इस सर्किट में रिले ना हो तो क्या होगा। इसी तरह के सैकड़ों सर्किट्स होते हैं गाड़ी में। इस वीडियो के दूसरे पार्ट में मैंने इस कंसेप्ट को आपके लिए मोर एनहांस किया है। इस वीडियो के दूसरे पार्ट का लिंक ऊपर आई बटन में शो हो रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक शेयर कर दिया गया है। इस वीडियो के पार्ट 2 में मैंने 3 सर्किट्स को एग्जाम्पल के तौर पर डिस्कस करते हुए समझाया है कि व्हाई वी नीड रिलेज। अगर रिले ना हो इस सर्किट में तो क्या होगा, रिले के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। पार्ट 2 जरूर देखिएगा। आज देख लें, कल देखें, लेकिन देखें जरूर। आपकी इस कंसेप्ट पर ग्रिप हो जाएगी इंशाल्लाह। ओके गाइज, अगर आपके माइंड में इस वीडियो के रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप फील फ्री होके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं जरूर आंसर करूंगा। थैंक यू।